हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का इतिहास देख रहे हैं। उसमें हम कक्षा 10 देख रहे हैं। इसका 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। आज मेरा जो है कक्षा 10 का तीसरा वीडियो है और इसमें कक्षा 10 समाप्त हो जाएगा और कक्षा 11 स्टार्ट होगा। ये सीरीज जो है हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बिहार में जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं उसमें एनसीईआरटी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी, बिहार दरोगा, मतलब जितने भी एग्जाम बिहार में हो रहे हैं उनमें जो है इस पुस्तक से डायरेक्ट प्रश्न छपने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये हुई थी पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो जूट मिल भारत में पहली जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। 1917 में जो है कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मरवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम जो है प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? भारत की पहली जूट मिल जो है 1855 में स्थापित हुई थी। भारत की पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, 1860 के दशक में जो है एल्गिन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? 1860 के दशक में एल्गिन मिल कानपुर में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट है, अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी? अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल जो है 1861 ईस्वी में शुरू हुई थी। मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1874 ईस्वी में। महाराष्ट्र मद्रास में जो है पहली कताई और बुनाई मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ये हुई थी 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1917 में जो है कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सेठ हुकुमचंद के द्वारा। सेठ हुकुमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1912 में जो है भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये क्या था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर क्या लगाते थे? तो वे कपड़े के बंडलों पर जो है लेबल लगाते थे। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने जब भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था तो वे कपड़ों के बंडलों पर जो है लेबल लगाते थे। अगला प्रश्न है, नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था? नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नए उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था? ये तरीका था इनका विज्ञापन। विज्ञापन से जो है नए उपभोक्ता पैदा किया जाता था। अगला प्रश्न है, मुद्रण की तकनीकी जो है सबसे पहले
कौन से 3 देश में आई थी? मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? ये आया था चीन, जापान और कोरिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चीन, जापान और कोरिया में जो है मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले आई थी। अगला प्रश्न है, चीन में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई थी? चीन नहीं, जापान है। जापान में जो है छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में जो छपाई की तकनीकी लाई गई थी चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा। चीनी बौद्ध प्रचारक के द्वारा जो है जापान में छपाई की तकनीकी लाई गई थी। अगला प्रश्न है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो ये पुस्तक है डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, डायमंड सूत्र पुस्तक जो है कब छपी थी? डायमंड सूत्र पुस्तक जो कि जापान की है ये कब छपी थी? ये छपा था 868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में छपा था डायमंड सूत्र नामक पुस्तक। ये जो है जापान की पुस्तक है। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है कब तक कर लिया था? गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब तक कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1448 ईस्वी तक कर लिया था गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। गुटेनबर्ग ने जो है 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह किताब थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने प्रथम पुस्तक कौन सी छापी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने अपनी पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो वो छापी थी बाइबिल। अगला प्रश्न है, मुद्रण क्रांति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें जो है केवल 2 और 3 कथन सत्य है। केवल 2 और 3 नंबर कथन इसमें सत्य है। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया। और तीसरा है, किताब की बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 कथन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, छापे खाने के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोई नहीं या तो एक से अधिक। कोई नहीं या तो एक से अधिक। इसका विश्लेषण पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा इसमें कौन सा कथन सत्य था। छापे खाने के विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वारा खुले स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। अगला प्रश्न है, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का आलोचना में कितनी स्थापनाएं लिखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्होंने जो है 95 स्थापनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? मुद्रण संस्कृति द्वारा जो है क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये बनाई गई थी फ्रांसीसी क्रांति के लिए। फ्रांसीसी क्रांति के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस में बाल पुस्तकों को छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रालय कब स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह स्थापित किया गया था 1857 ईस्वी में। फ्रांस में जो है बाल पुस्तकों को छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रालय को स्थापित किया गया था 1857 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें वो सत्य कथन है। केवल 2, 3 और 4 इसमें जो है वो सत्य कथन है। केवल 2, 3, 4 और सत्य कथन है और सिर्फ 1 नंबर कथन जो है इसका सत्य है। सत्रहवीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय जो है अस्तित्व में आ गए थे। ये कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अब बाकी ये तीनों कथन जो है वो सत्य है। 2, 3, 4 तीनों वो सत्य कथन है। इसका विश्लेषण पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कौन सा कथन वो सत्य था। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 ईस्वी के बीच सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। महिलाएं जो है पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन या एक पैसिया पत्रिकाएं, ये देखें चित्र 12 में, खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म-अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने जो है बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। अगला प्रश्न है, पेनी मैगजीन का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? पेनी मैगजीन का प्रकाशन जो है कब और कहाँ हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1832 से 1850 ईस्वी में इंग्लैंड में। 1832 से 1850 ईस्वी में जो है पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस की किसने कारगर बनाया था? 19वीं सदी के मध्य जो है एक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस जो है किसने कारगर बनाया था? तो ये कारगर बनाया था रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड एम हो ने बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है केवल 1 नंबर कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल 1 नंबर कथन जो है सत्य है, बाकी सारे असत्य है। इसका सत्य कथन है कि 18वीं सदी के मध्य तक जर्मनी के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। यह कथन जो है इसका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 1 और 2 जो है सत्य है। इसमें कथन जो है 1 और 2 सत्य है, अब बाकी तीसरा कथन जो है असत्य है। तो सत्य कथन को देखेंगे, मुद्रण युग से पहले जो है भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। और दूसरा है, मुद्रण युग से पहले भारत में पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? 16वीं शताब्दी में जो है पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो ये लाया था पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा। 16वीं शताब्दी में जो भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो ये लाया था पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जो है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। जेम्स
ऑगस्टन हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने जो है 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया गया था, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसमें जो है कथन 2 और 3 सत्य है। इसमें जो है 2 और ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हाँ, इसमें जो है कथन 1 और 3 सत्य है। इसमें कथन 1 और 3 जो है सत्य है। देख लेते हैं वो सत्य कथन कौन सा है। वो कथन है 1 और 3। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने जो है बंगाल गजट पत्रिका से नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुकदमा कर दिया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की के बंगाल गजट पत्रिका से नाराज होकर एक गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने मुकदमा कर दिया था। और तीसरा है, गंगाधर भट्टाचार्य वह भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित किए थे। गंगाधर भट्टाचार्य वह भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित की थी? निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया था। राजा राम मोहन राय ने जो है 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया था। 2 फारसी अखबार जम-ए-जहां नामा और शमसुल अखबार का भी 1882 में प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1821 ईस्वी में। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र जो कि राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, तो वह प्रकाशित हुआ था 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जाम-ए-जहांनामा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में हुआ था। जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुए थे? ये प्रकाशित हुए थे फारसी भाषा में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है फारसी भाषा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें केवल जो है 1 और 3 नंबर कथन असत्य है और बाकी 2 नंबर कथन इसका सत्य है। सत्य कथन ये और ये है। 2 नंबर कथन जो इसका सत्य है कि रामचरितमानस का जो पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। ये कथन इसका सत्य है। अब बाकी निचला दोनों जो है वो सत्य है। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं को धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में जो है अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। अगला प्रश्न है, अमार जीवन नामक किसकी आत्मकथा है? अमार जीवन नामक किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है रस सुंदरी देवी की। अमार जीवन जो है रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में जो है कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जो कि
1876 में प्रकाशित हुई यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी थी। अगला प्रश्न है, अमार जीवन नामक आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? अमार जीवन नामक आत्मकथा जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में जो है अमार जीवन नामक आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा जो है कौन सी है? तो ये है अमार जीवन। अमार जीवन जो है भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी उसमें जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ई.वी. रामास्वामी नायकर ने जो ई.वी. स्वामी नायकर जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन में पूरे भारत में पढ़े गए। उनके लेखन को जो है पूरे भारत में पढ़े गए। गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? गुलामगिरी पुस्तक जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलामगिरी पुस्तक 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के समय में प्रकाशित हुआ था। ये 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया और कुछ अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों जो है औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें कथन 1 और 2 सत्य है, यानी 2 ही कथन दिया हुआ है, दोनों कथन इसका जो है सत्य है। इस एक्ट से सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। और दूसरा है कि इस एक्ट में अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। ये दोनों कथन जो है इसका बिल्कुल सत्य है। यहाँ जो है क्लास 10 समाप्त हो गया। अब हमारा क्लास 11 स्टार्ट होता है और इसका पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन। इस पुस्तक का जो है हिस्ट्री का क्लास 11 और 12 जो है काफ़ी लंबा है, इसमें टाइम लगेगा। क्लास 10 तक तो ठीक ठाक था, 2 पार्ट 3 पार्ट यानी 4 पार्ट तक में कंप्लीट हो गया था। और ये क्लास 11 जो है थोड़ा लंबा चलेगा और क्लास 12 भी लंबा चलेगा। तो चलिए क्लास 11 का ये पहला मेरा प्रश्न है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है मेसोस और पोटेमॉस नामक शब्द से। मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है मेसोस और पोटेमॉस नामक 2 शब्दों से। मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसोस यानी मध्य और पेटोमोस यानी नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, नहीं प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। ये जो है शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है और समृद्ध जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का जो है वर्तमान क्षेत्र किस गणराज्य का हिस्सा है? मेसोपोटामिया का वर्तमान क्षेत्र जो है इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया का वर्तमान क्षेत्र जो है इराक गणराज्य का हिस्सा है।
शहरी जीवन की शुरुआत जो है मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच यह स्थित यह प्रदेश जो है आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्व भूमध्यसागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। हम यहाँ शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? तो ये था दजला और फरात नदियों के बीच का। मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी 1840 के दशक में। मेसोपोटामिया में जो है पुरातात्विक खोजों की शुरुआत जो है 1840 के दशक में शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया में जो है पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे कि उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, वहाँ जो है एक या दो स्थलों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें कथन जो है 1 और 2 दोनों सत्य है। इसमें कथन 1 और 2 सत्य है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा है, इस सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करती है। ये दोनों जो है इसका राइट आंसर है, मतलब राइट कथन है। इसका विश्लेषण देखते हैं। उसका साहित्य जो है पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व तक फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि पर पढ़े लिखी होने लगी। और यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। यूरोप के यात्री जो है मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका संदर्भ दिया गया है। बाइबल के पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका संदर्भ दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यूरोप वासियों के लिए जो है मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण था। और ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, इसलिए भी वह महत्वपूर्ण था। और तीसरा है कि यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, इस वजह से भी उनके लिए ये महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहां मुख्य पात्र को क्या कहा जाता था? नोआ की कहानी जो है
मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहां मुख्य पात्र को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है ए और बी दोनों सत्य है। उसके जो है मुख्य पात्र को कहा जाता था जीवशूद्र और उत्नापिष्टिम। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के उत्तर में जो है एक ऊपरी भूमि है जिसे क्या कहा जाता है, जहां पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेपी। मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे स्टेपी नाम से जानते हैं। वहां पर जो है पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें केवल 3 नंबर कथन असत्य है और बाकी सब सही है। इसमें जो है केवल 3 नंबर कथन असत्य है और बाकी सारे कथन सही है। सारे सही कथन को हम पढ़ते हैं। इस सभ्यता के उत्तर में जो है ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है और जहाँ पशुपालन और खेती आजीविका का अच्छा साधन है। बिल्कुल सही कथन है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं। ये भी सही है। और दक्षिण भाग जो है एक रेगिस्तान है और यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ये कथन भी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब से शुरू किया गया था? मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण जो है कब से शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो है 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू किया गया था। 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांसा, तांबा और किस धातु से मिलकर बना हुआ है? निम्न में से कांसा जो है तांबा और किस धातु से मिलकर बना हुआ है? तो कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बना हुआ है। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के शहरीकरण के महत्व के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन असत्य है और बाकी सारे कथन इसका सत्य है। इसका केवल 2 नंबर कथन जो है असत्य है कि नगर के लोग आत्मनिर्भर रहते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। ये कथन जो है इसका बिल्कुल गलत है। बाकी ये सारे कथन इसका सत्य है। शहरी अर्थव्यवस्थाओं के खाद्य उत्पादन में के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा सही कथन है कि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि प्रकार की जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। ये भी इसका सही कथन है। अगला प्रश्न है, एक पत्थर की मुद्रा बनाने को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजारों को जरूरत पड़ती थी? एक पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए जो है पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी? तो ये पड़ती थी कांसा के औजारों की। वो औजार होता था कांसा का बना हुआ, उसकी जरूरत पड़ती थी। एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता है कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु तांबा या रंगा यानी टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन
शहरी जीवन की विशेषता है। अगला प्रश्न है 3000 ईस्वी पूर्व से पहले कहाँ महिला के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये था उरुक। अगला प्रश्न है प्राचीन मेसोपोटामियावासी अपने प्रचुर वस्त्र और कृषि उपज का व्यापार लकड़ी, तांबा, टीन, चांदी, सोना, शंख और विभिन्न पत्थरों के बदले कहाँ से मंगवाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये मंगवाते थे इसमें से सभी जगह से, इनमें से सभी जगह से, तुर्की से, खाड़ी पार से और ईरान से। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में जो है किस चीज का अभाव था? मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है खनिज संसाधन का अभाव था। यहाँ पर खनिज संसाधन का जो है अभाव था। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो रहे हो, उनके यहाँ जो है खनिज संसाधन का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इसकी इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु यहाँ उपलब्ध नहीं थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें जो है कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 और 3। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। और तीसरा है कि मेसोपोटामिया के शहरी अर्थव्यवस्था की बोझ उठाने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग ही होता है, क्योंकि अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा के वेग से चलती है, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में जो है कौन सी नदी विश्वमार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये नदी था फरात। मेसोपोटामिया में जो है कौन सी नदी विश्वमार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी? तो ये नदी था फरात। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए जो है परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे जो है इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है, उसे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी जो है उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है निम्न में से पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका कब लिखी गई? निम्न में से पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका जो है कब लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये लिखी गई 3200 ईस्वी पूर्व में लिखी गई है। ईस्वी पूर्व जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये लिखी गई थी 3200 ईस्वी पूर्व में, 3200 ईस्वी पूर्व में। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की है। उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लोग जो है किस पट्टिका पर लिखा करते थे? ये लिखते थे मिट्टी के पत्रिका पर। मेसोपोटामिया लोग जो है मिट्टी के पट्टिका पर लिखा करते थे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लेखन कला के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन नहीं, इसका अगले पृष्ठ में था तो मेरे आंसर इसका जो है इसमें नोट कर लिया हूँ। इसका राइट आंसर है कथन 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 जो है इसका राइट है, बाकी
चौथा नंबर कथन जो है इसका असत्य है। मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, बिल्कुल सही है। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके ऐसे आकार की पट्टी के रूप में देकर सावधानीपूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेते थे जिसे आसानी से हाथ से पकड़ा जा सके। और तीसरा है कि मेसोपोटामिया का लेखन का इस्तेमाल जो है हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में किया जाने लगा, जो देश के आम जनता के लिए बनाए जाते थे। ये तीनों कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप बिहार में कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है बिहार स्पेशल से भी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल से लगभग 15 से 20 प्रश्न का वेटेज रहता है हर एग्जाम में। वो बिहार का हिस्ट्री, बिहार का आर्थिक जनगणना, ये सब मतलब बिहार की बहुत सारा विषय है, बिहार की भौगोलिक स्थिति, उन सभी से प्रश्न रहता है। तो उसके लिए मैंने जो है 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, एक खान सर की है और एक एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, उसको मैंने कंप्लीट करवाया है। दोनों MCQ फॉर्म में है। खान सर की जो बुक है उसमें पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है और विषयवार दिया हुआ है और उसका विस्तृत व्याख्या भी दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक जो है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न का व्याख्या दिया हुआ है। तो कृपया आप उसे भी अवश्य पढ़ लें। उसका प्लेलिस्ट जो है हमारे YouTube चैनल पर बना हुआ है, बिहार स्पेशल GK GS के नाम से। ये दोनों पुस्तक जो है उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के आई आइकन में दे दूंगा, तो आप उसका भी भरपूर लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, कृपया लाइक, शेयर एवं कमेंट भी अवश्य करें और हमें प्रोत्साहित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।